हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूँ बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। बच्चों कुछ वीडियो से हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए डिस्कस कर रहे हैं फॉर CET। सही है, मैं केटर कर रहा हूँ बच्चों PCB वाले ग्रुप के बच्चों को, ठीक है, जहाँ पे आपका बायोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट होगा, जहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस बायोलॉजी के अटेंड करने पड़ेंगे। सही बात है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस बच्चों मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूं। ऐसे ही इस वाले लेक्चर के अंदर भी हम लोग कुछ 6 से 7 क्वेश्चंस कवर करेंगे। सही है, उनके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा बहुत मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, किस लेसन से बिलोंग करते हैं और किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसकी बातें बच्चों आज के वीडियो में हम लोग करने वाले, ठीक है। एक और बात बता दूं बच्चों, अगर आपको डिटेल में कंसेप्ट पढ़ना है तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ सकते हो बच्चों हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे पूरा का पूरा बायोलॉजी बच्चों मैंने डिटेल बाय डिटेल एक एक टॉपिक एक एक चीजें आराम से अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। सही है, तो हर एक चीज बच्चों आप लोग पढ़ सकते हो हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लेकर आ रहा हूं जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके MHCET के लिए, ठीक है। इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चंस आप लोग को मिल सकते हैं। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्रॉडली थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया मैं दूंगा आप लोग को। सही है, तो उसके ऊपर से ही मोस्टली क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं आपके नेक्स्ट CET का एग्जामिनेशन जो अभी आपका होने वाला है, ठीक है। बायोलॉजी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को समझाने वाला हूं। मेरा ट्राई यही रहेगा बच्चों और आप लोग भी यही ट्राई करना कि जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूं ना, ठीक है, क्वेश्चंस वाइज मत देखना वीडियो को, जितने भी क्वेश्चंस है उसके टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सही है, उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। शुरू करते हैं बच्चों आज की इस वीडियो को। दिस विल बी द लेक्चर नंबर 2। एक और वीडियो मैंने इसके पहले बनाया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना। दिस इज द लेक्चर नंबर 2 फॉर योर बायोलॉजी ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर MHCET। समझ में आई बात, ठीक है। चलो आज अब पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 1 जो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। आज अब देखते हैं कि क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन आपसे। देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी नेट ATP, ठीक है, मतलब नेट ATP, ये वर्ड पे ध्यान देना। मैं हमेशा आप लोग को एक चीज कहता हूं कि जब भी आप MHCET MHTCET का जब एग्जाम दो ना, तो क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड करो। एक क्वेश्चंस को 2 से 3 बार रीड करो बच्चों, क्योंकि उस क्वेश्चन में भी कभी कभी आंसर छुपा रहता है, या फिर क्वेश्चंस को कभी कभी डिफिकल्ट बना दिया जाता है, कुछ अलग तरीके से बनाया दिया जाता है, ताकि बच्चे जो बच्चे गेस कर रहे थे ना, गेस वर्क पे जो आंसर टिक कर रहे थे ना, वो ना टिक कर पाए। समझ रहे हो, तो बहुत ही कामली आप क्वेश्चंस को पढ़ो, ज्यादा घबराना नहीं है। घबराओगे तो 2-3 वर्ड मिस कर जाओगे, और जो वर्ड मिस करोगे ना वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। समझ रहे हो, तो उसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन डिसाइड होगा। चलो आज आप बात करते हैं क्वेश्चन की आंसर की बच्चों, इस क्वेश्चन के। दैट इज हाउ मेनी नेट ATP आर जनरेटेड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है, इन ए एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कन्वर्जन होता है, एक ऑक्सीडेशन होता है, तो जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम A बनता है बच्चों, इस रिएक्शन को हम लोग लिंक रिएक्शन कहते हैं। अगर आपको याद हो, एक पेज ले लेते हैं बच्चों, रफ पेज, ठीक है, एक रफ पेज ले लेते हैं। और अगर आपको याद हो बच्चों, तो मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है बच्चों, कि अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सही है, यहां पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है ना, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 3 स्टेप में डिवाइडेड है। सबसे पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस। सही बात है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, जो आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब छोटे छोटे 2 पार्ट्स में बच्चों, तो आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। फिर अगला स्टेप क्या है, क्रेब्स साइकिल। इसके बाद क्रेब्स साइकिल है, पर क्रेब्स साइकिल के अंदर पायरुविक एसिड नहीं जा सकता, तो एक लिंक रिएक्शन होती है, इसके बीच में एक लिंक स्टेप है, लिंक रिएक्शन होती है बच्चों, इसको आप लिंक रिएक्शन कह सकते हो, जिसमें होता क्या है कि इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम A में। इसमें कन्वर्ट किया जाता है बच्चों, एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट किया जाता है। अब 2 पायरुविक एसिड है तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम A भी होगा। सही बात है, 2 पायरुविक एसिड है बच्चों, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम A भी होगा। अब सवाल ये है कि इसमें कितने ATP बने। सवाल ये है बच्चों, सवाल ये है कि इसमें नेट ATP कितना जनरेट हुआ। अब अगर जिस बच्चे ने इसको पढ़ा होगा उसको पता होगा कि यहां पे कोई डायरेक्ट ATP नहीं बनता, डायरेक्ट ATP यहां पर इस स्टेप में कोई भी डायरेक्ट ATP जनरेट नहीं होता है।
समझ रहे हो? यहाँ पे इस स्टेप में बच्चों डायरेक्ट एटीपी कोई भी नहीं बनता। उसको अगर डायरेक्ट एटीपी बनता है ना तो उसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब डायरेक्ट एटीपी बन गया, समझ रहे हो? कहीं अगर डायरेक्ट एटीपी बन रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल, सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो, हाँ सही, फॉस्फोराइलेशन, समझ रहे हो? लेकिन इस स्टेप में बच्चों डायरेक्ट एटीपी नहीं बनता। तो क्या बनता है भाई इस स्टेप में बच्चों? इस स्टेप में बनता है बच्चों NADP। क्या बनता है? NADP। समझ में आई बात? इस यहाँ पे इस स्टेप में क्या बनता है बच्चों? NADP बनता है, NADPH बनता है, सॉरी, या फिर इसको NADH भी बोल सकते हो आप। NADH मतलब NAD प्रेजेंट होगा और इसके पास H+ आएगा, अटैच होगा, NAD बन जाएगा। हर स्टेप में मतलब एक पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एक एसिटाइल कोएंजाइम A में तो एक NAD बनेगा। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है बच्चों? 2 मॉलिक्यूल है। इसका मतलब कितने NADH बनेंगे बच्चों? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने बनेंगे बच्चों? 2 मॉलिक्यूल, मतलब 2 NADH भी बनते हैं, 2 NADH बनते हैं बच्चों। पर इस रिएक्शन में बच्चों इस स्टेप में कोई भी डायरेक्ट एटीपी नहीं बनता। अब हमें पता है बच्चों जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होता है, जब बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होता है तो उस स्टेप पे हम लोग ने एक चीज सीखा है कि एक NADH से 3 ATP बनता है और एक FADH से 2 ATP बनता है। समझ रहे हो? ये आप लोग ने पढ़ा है, ये आप लोग के बुक में भी दिखा है। एक्चुअली अभी फिलहाल में बच्चों मॉडर्न एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, वहां पे ये पता चला, ठीक है, वहां पे ये पता चला कि एक NADH से 2.5 ATP बनता है। पता है 3 ATP नहीं बनता, 2.5 ATP बनता है। ये अभी पता चला है, ठीक है। लेकिन आपको इसको फॉलो नहीं करना है, आपकी बुक जो आपको कह रही है वही आपको फॉलो करना है। आपकी बुक क्या कहती है बच्चों कि एक NADH से 3 ATP बनता है। और इस स्टेप में कितने NADH बने? 2 NADH बने, मतलब कितने ATP बनेंगे बच्चों? कितने ATP बनेंगे? 6 ATP बनेंगे। कितने ATP बनेंगे बच्चों? 6 ATP बनेंगे। समझ में आई बात? तो ये कैसे आया पता चला? डायरेक्ट एटीपी नहीं बनता, यहाँ पे कोई डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डायरेक्ट एटीपी तो बन ही नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं, 0 का तो ऑप्शन भी नहीं है। चलो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो? तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों कि यहाँ पे एटीपी नहीं बनता, यहाँ पे NADH बनता है। और कितना NADH बनता है? 2 बनेगा। क्यों NADH 2 बनेगा? क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है और 2 ये है एसिटाइल कोएंजाइम A है। और 2 पायरुविक एसिड क्यों है? क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अगर इसी की जगह मैं 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिख देता, अगर इसी 1 की जगह मान लो बच्चों यहाँ पे मैं 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिख देता, FOUR, समझ रहे हो? तो सबको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, सारी चीजों को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। फिर पायरुविक एसिड कितना बनता बच्चों? 8 पायरुविक एसिड बनता। 8 पायरुविक एसिड में 8 एसिटाइल कोएंजाइम है और 8 एसिटाइल कोएंजाइम में 8 NADH, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 NADH बनेगा बच्चों, सही बात है। और 2 NADH, एक NADH से 3 ATP, तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 × 3 = 6। मतलब टोटल कितना ATP बच्चों? 6 ATP का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गई बात? 6 ATP का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स यूट्रस, ओवरी एंड ओविडक्ट टू द डॉर्सल बॉडी वॉल? फीमेल्स के अंदर जो डॉर्सल बॉडी वॉल है, डॉर्सल पीछे साइड वाली बॉडी वॉल है, उसमें उसको कौन सा ऐसा लिगामेंट है या कौन सा ऐसा यू कैन से बच्चों मेम्ब्रेन है जो क्या करके रखता है बच्चों? जो यूट्रस को, ओवरी को और ओविडक्ट को बांध के रखता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसका आंसर है ब्रॉड लिगामेंट। इसका आंसर आपको याद करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका आंसर बच्चों ब्रॉड लिगामेंट है। डायग्राम बना के देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है? ओके। इन ईच कार्डियक साइकिल, हर कार्डियक साइकिल, इन ईच कार्डियक साइकिल ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल? कौन से एनिमल्स में बच्चों 2 बार हार्ट क्या होता है? ट्रैवल होता है। 2 बार हार्ट ट्रैवल हो रहा है, मतलब क्या? कौन सी सर्कुलेशन है बच्चों? कौन सी सर्कुलेशन है? डबल सर्कुलेशन। कौन सी सर्कुलेशन है? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में बच्चों, डबल सर्कुलेशन में ही आपका जो हार्ट है वो सॉरी आपका जो ब्लड है वो हार्ट में ट्वाइस मतलब 2 बार जाता है। इसका देखें कैसे होता है। देखो, अगर मान लो मैं ह्यूमन का एग्जांपल लूं, इंसान का,
तो इंसान का हार्ट भी 4 चेंबर में डिवाइडेड है। दिस विल बी, ये वाला साइड क्या होता है बच्चों, राइट एट्रियम, ये होता है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल। सही बात है, सही बात है ना। मान लो यहां पे है लंग्स, ठीक है, यहां पे है बॉडी, मतलब बॉडी के सेल वॉल, सेल्स है मान लो बॉडी नहीं, यहाँ पे सेल्स लिख लो, यहाँ पे है सेल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स कैसे जाएगी, पहले यहाँ जाएगी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा, मतलब एक बार ये आपका हार्ट है, दिस इज द हार्ट, सही बात है। एक बार ब्लड रिसीव किया, मतलब एक बार ब्लड, सेम ब्लड आ गया, फिर ये हार्ट जाएगा किसके पास, लंग्स के पास बच्चों, फिर लंग्स क्या करेगा, इसको ऑक्सीजनेट करेगा, फिर ये ब्लड वापस किसके पास आएगा, हार्ट के पास आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, और फिर किसके पास जाएगा बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर देगा, इसको पुश कर देगा सारे के सारे, पुश कर देगा इसको सारे के सारे सेल्स के पास। तो देखो एक ही ब्लड है पर 2 बार गया ना, एक ही ब्लड है पर आपके हार्ट में ट्वाइस आया, मतलब 2 बार आया, इसको हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। समझ में आई बात। डबल सर्कुलेशन किसमें देखने के लिए मिलती है भाई, डबल सर्कुलेशन किसमें देखने के लिए मिलती है, ह्यूमंस में देखने के लिए मिलती है, मतलब मैमल्स में आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। रेप्टेलियंस में आपको देखने के लिए मिलेगी, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको बर्ड्स यानी एव्स में देखने के लिए मिलेगी, यानी बर्ड्स में आपको डबल सर्कुलेशन देखने के लिए मिलती है, ठीक है। क्या फिशेस में डबल सर्कुलेशन होती है, नहीं, फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होती है। उनके अंदर भी बच्चों ये होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही है वो भी, पर उनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है, मतलब हार्ट में ब्लड सिर्फ एक ही बार आता है, और एक ही बार ब्लड आता है पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसलिए उसको वीनस हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपने लिखा होगा, अगर ये नोट किया होगा तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। ये हो गया, इसका एग्जाम्पल ये सब है बच्चों। लेकिन अगर मैं यही बात करूं, अगर मैं बात करूं बच्चों फिशेस की, ठीक है, तो फिशेस में क्या होता है, फिशेस में 2 चेंबर का हार्ट है, सही बात है। फिशेस में बच्चों 2 चेंबर का हार्ट है, मान लो कुछ ऐसी एक फिश है, ऐसी एक फिश है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, इसका ऐसा मुंह निकला हुआ, यहाँ पे आंख है, तो बच्चों इसके पास ऐसे मान लो 2 चेंबर का हार्ट है, 2 ही चेंबर का हार्ट होता है इसके पास, और यहाँ पे बच्चों इसके पास लगे होते हैं गिल स्लिट्स, गिल्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ब्लड वेसल एक बार जाएगी हार्ट के पास, ब्लड वेसल हार्ट के पास जाएगी, हार्ट इसको पंप कर देगा किसके पास, गिल्स के पास, ठीक है। गिल्स क्या करेगा, इसके अंदर ऑक्सीजन डाल देगा, फिर ये ब्लड जाएगी किसके पास बच्चों, सेल्स के पास, ठीक है। सेल्स में क्या दे देगी, ऑक्सीजन दे देगी सेल्स को, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ जाएगा, हार्ट के पास आ जाएगा। तो मतलब हार्ट में सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है, इसीलिए इसको वीनस हार्ट भी बोलते हैं, जहर वाला हार्ट, मतलब इसके पास कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता, और इसके पास बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक ही बार सर्कुलेशन है, मतलब आपका जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही बार रिसीव हुआ है, इसको हम लोग सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, इन कार्डियक, वही मैंने बोला ब्लड पासेस थ्रू ट्वाइस, किसके अंदर ट्वाइस 2 बार जाता है बच्चों, तो बर्ड में जाता है, यस, कार्टिलेजर फिश नहीं, बोनी फिश नहीं, मैमल्स में जाता है, यस, सही है। तो 1 and 4 कहाँ है, 1 and 4 कहाँ है, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कलर चेंज कर दे, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डन बच्चों, समझ में आ गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, म्यूल, खच्चर, पता है ना खच्चर, ठीक है, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी से बनता है, इज अ स्टेराइल हाइब्रिड। अच्छी बात है, अच्छी बात मतलब क्या है बच्चों, आगे प्रजनन नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो ये स्टेराइल बनता है, स्टेराइल है, ठीक है, आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता ये। सो इट इज दैट्स टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आइसोलेशन, किस प्रकार का आइसोलेशन इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। तो देखो ये बहुत ही चालाक क्वेश्चन है बच्चों, एक्चुअली देखो इसमें हर क्वेश्चन में देखो आइसोलेशन यूज किया, सिर्फ एक ऑप्शन में आइसोलेशन यूज नहीं किया, सही है ना। तो बच्चों को लगेगा कि भैया किस प्रकार की आइसोलेशन है, तो उसके वर्ड में आइसोलेशन तो आएगा ही, तो वो इन तीनों में से ही सोचेगा, पर इसका आंसर ये है पोस्ट मेटिंग बैरियर। समझ रहे हो, मतलब ये आगे बैरियर नहीं कर, मतलब आगे चल के मेटिंग नहीं कर सकता, ये आगे चल के मेटिंग नहीं कर सकता। ये क्या इकोलॉजिकल बैरियर है, नहीं हैबिटाट बैरियर है, नहीं हैबिटाट आइसोलेशन भी नहीं है, मैकेनिकल आइसोलेशन ही नहीं। आइसोलेशन इन द सेंस मतलब क्या कि भैया एक ऐसी इकोलॉजी में लेते हैं जहाँ पे ये रिप्रोडक्शन ही नहीं कर सकते, या फिर इनका हैबिटाट ऐसा है, ऐसा खाना पीना है कि ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, या फिर मैकेनिकल इनकी बॉडी सपोर्ट नहीं करे, ऐसा नहीं है बच्चों, इनका पोस्ट मैटिंग बैरियर खराब है। समझ रहे हो, पोस्ट मैटिंग बैरियर खराब है, ये मेटिंग ही नहीं कर सकते आगे चल के, समझ रहे हो। तो ये एक दिमाग चकराने वाला क्वेश्चन है। बच्चे सोचेंगे कि क्वेश्चन में आइसोलेशन है तो मतलब यहाँ पे भी आइसोलेशन होगा, बच्चे इसको टिक कर देंगे, इसको टिक कर देंगे, पर उसको टिक नहीं करेंगे, पर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चले आगे। इन द मिडल पीस ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म का मिडल पीस, द डिस्टल सेंट्रियोल
इज सराउंडेड बाय डैश स्पाइरल टर्न्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। डैश स्पाइरल टर्न्स। अब ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है। पता है आप लोग को स्पर्म का स्ट्रक्चर पता है आप लोग को कैसा होता है? एक्रोजोम होता है, सही बात है, यहाँ पे एक्रोजोम होता है। फिर यहाँ पे बच्चों आपको देखने के लिए मिलता है न्यूक्लियस, सही है। फिर न्यूक्लियस, यहाँ पे नेक होता है, सॉरी छोटा सा, हाँ यहीं पे होता है एक्चुअली, ये न्यूक्लियस है, अच्छा नहीं बना रहा हूँ, नेक है। फिर यहाँ पे मिडल पीस शुरू होता है, मिडल पीस से यहाँ से टेल हो जाता है। इसके अंदर बच्चों दो सेंट्रियोल होते हैं, एक पास वाला एक दूर वाला, एक पास वाला एक दूर वाला। जो पास होता है उसको बच्चों, और जो दूर होता है उसको ये वाला, समझ रहे हो? पास मतलब हेड के पास, ठीक है, और ये वाला पास को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, पास वाले को क्या बोलते हैं? पार्शियल नहीं, कुछ तो नाम है, याद भूल जा रहा हूँ मैं। पर जो दूर वाला ना, डी फॉर दूर, ठीक है, डी फॉर दूर और डी फॉर डिस्टल, तो ये आपका डिस्टल है। ऐसे मैंने याद करवाया था, पी से पास और पी से पार्शियल, कुछ तो है नाम, देख लेना एक बार, याद कर लेना, ठीक है। तो ये डिस्टल सेंट्रियोल है बच्चों। इसमें कितने स्पाइरल टर्न्स होते हैं? तो 10 से 14 स्पाइरल टर्न्स होते हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। चलते आगे। क्रोमैटिन इज अ क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डैश। क्रोमैटिन एक ऐसा क्रोमोसोम है, क्रोमैटिन जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? अब ज्यादातर बच्चों को क्या लगता है कि क्रोमैटिन किससे बना हुआ है? डीएनए से बना हुआ है। सही है सर, डीएनए तो प्रेजेंट होगा। फिर डीएनए किस पे लिपटा हुआ है? हिस्टोन पे लिपटा हुआ है। हिस्टोन पे लिपटा हुआ है। हिस्टोन क्या है? प्रोटीन है, तो डीएनए और प्रोटीन होगा। बच्चों को यही लगता है डीएनए और प्रोटीन होगा सर, इसमें आरएनए थोड़ी होगा, पर एक्चुअली में आरएनए भी रहता है। ऑलमोस्ट 1% आरएनए भी रहता है क्रोमोसोम में, क्रोमैटिन में, समझ लो। सो खाली डीएनए नहीं रहता, डीएनए आरएनए प्रोटीन, डीएनए आरएनए, अरे देखो सेम मैंने 2 बार लिख दिया, सॉरी सेम मैंने 2 लिख दिया, इसमें कुछ अलग होगा। ये वाला ऑप्शन मान लो, इसमें क्या बताऊं, मान लो इसमें डीएनए एंड प्रोटीन कर दो, या आरएनए हटा दो, डीएनए एंड प्रोटीन नहीं, डीएनए आरएनए प्रोटीन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो थोड़ा सा बच्चों आरएनए भी प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन में। कौन सा आरएनए होता है भाई? अगर आरएनए की बात करो तो कौन सा आरएनए होता है? राइबोसोमल आरएनए होगा, आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए हो सकता है, ठीक है, एम आरएनए भी हो सकता है, एचएन आरएनए भी हो सकता है। थोड़ी थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन सबकी प्रेजेंट होती है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया, ओके, चलेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहूँगा, सही है। तो इस वीडियो को देखते रहो, इस चैनल पे बने रहो। मैथ्स के भी वीडियोस आप लोग को मिलेंगे, फिजिक्स के भी वीडियोस मिलेंगे, सिमिलरली बायोलॉजी के भी वीडियोस आप लोग को मिलते रहेंगे, चलेगा, ठीक है। सो इस वीडियो को देखते रहो एंड तक, मतलब और भी बहुत सारे वीडियोस देखो, एंड तो आ चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना बच्चों और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय।